Hello guys, this is Snehal Shrivastava and in this lecture we are going to discuss about State Council of Ministers. ठीक है, सो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग. बट मैं सबसे पहले एक शॉर्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा इस चैप्टर का. इस चैप्टर को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं. एक है कि टू द फैक्ट बात करें, ठीक है, उस तरह से पढ़ाई हो सकती है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 एंड दूसरे आर्टिकल्स भी हैं लाइक आर्टिकल 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस को लेकर के कि क्या क्या बिजनेस मतलब प्रोसीजर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ सीएम, आर्टिकल 177 राइट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मिनिस्टर्स के क्या राइट हैं. या फिर एक मतलब कि यहाँ पे एक दो तीन एंड यहाँ पे दो आर्टिकल्स, पांच आर्टिकल्स से पढ़ लिया तो भी इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. बट स्टिल हमें कुछ बाकी अदर चीज़ें हैं जो जाननी रहेंगी. ठीक है, जैसे नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, मतलब जो मिनिस्टर एडवाइस देते हैं उसका क्या नेचर होता है ना, उस पर क्या क्या जजमेंट्स हुए हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, ओथ एंड सैलरीज क्या क्या रही हैं, एंड इसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 164 एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी ही पड़ेंगी. तो मैं एक्चुअली ऐसा करता हूँ कि आर्टिकल्स को पढ़ाने की जगह मैं डायरेक्टली पहले यहाँ आ जाता हूँ और इनके अंदर सारे आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं. अगर कोई भी आर्टिकल छूटता है तो मैं उसे एंड में इधर इसी इसी लेक्चर में कवर अप करवा दूंगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स. तो आर्टिकल 163 में नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स अच्छे से बताया हुआ है इन डिटेल. हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 163 क्या कहता है. सो आर्टिकल 163 सेज दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज एंड चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड. मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए और उसका हेड चीफ मिनिस्टर होगा जो कि एड एंड एडवाइस करेगा किसको, गवर्नर को, एक्सेप्ट ऑन गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी मैटर्स, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी मैटर को छोड़ करके. दूसरा कहता है कि गवर्नर इज फ्री टू डिसाइड इट्स डिस्क्रिशनरी पावर, कोई भी उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कोर्ट में. बट गवर्नर फ्री तो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को डिसाइड करने के लिए, लेकिन उसे कोई भी और साथ में कोई उसे क्वेश्चन नहीं कर सकता कोर्ट में. लेकिन ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ये डिसाइड, देखो गवर्नर फ्री है डिसाइड करने को, बट ये जो फ्रीडम है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही प्रोवाइड करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा. वो बस बोलने के लिए है कि हाँ गवर्नर फ्री है, लेकिन वो सारी चीज़ें एड एंड एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे वो भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता. ठीक है, तो देखो आर्टिकल 163 यहाँ पे खत्म हो गया, हमने समझ लिया पहला कि एड एंड एडवाइस वाला और कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. देखो सेम चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, वही जो हम लोग शुरू किए हैं जहाँ पे. तो इसमें भी यही लिखा है कि गवर्नर के जो डिस्क्रिप्शन है कैन नॉट बी चैलेंज की एनी कोर्ट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे. मतलब उनका भी वो भी जो एडवाइस देंगे वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा, और गवर्नर को एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करेंगे. इससे क्या होता है, इट इम्प्लाइज द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप विद ईच अदर. मतलब ये गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप शो करता है कि कितने ज़्यादा ये लोग एक दूसरे के लिए मतलब कॉन्फिडेंशियल तरीके से काम करते हैं. ठीक है, इसके आगे जजमेंट्स, क्या क्या जजमेंट हुए हैं. तो 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एंड ऑलवेज, मतलब हमेशा एग्जिस्ट करेंगे टू एडवाइस द गवर्नर, मतलब गवर्नर को एडवाइस हमेशा करेंगे इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए तब भी. हैंस एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री में कंटिन्यू अंटिल नेक्स्ट एज्यूम चार्जेस, मतलब पुरानी मिनिस्ट्री, जैसे कि मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो गई, कोई पार्टी हार गई, नेक्स्ट पार्टी आ रही है, तो उस टाइम पे पुरानी पार्टी तब तक, मतलब पुराने मिनिस्टर जो होंगे वो तब तक रहेंगे काउंसिल में जब तक नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आ जाते, क्योंकि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने वाला उस टाइम कोई नहीं रहेगा बीच में अगर वो लोग चले जाते हैं. 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि एक्सेप्ट वेयर गवर्नर इज टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन, मतलब गवर्नर को जहां डिस्क्रिशन में एक्ट करना होगा उस चीजों को छोड़ करके गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस लेना ही पड़ेगा. एंड ही कैन नॉट एक्ट पर्सनली और अगेंस्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये अपने मन से काम नहीं कर सकते. वेर एवर, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कह रहा है कि सेटिस्फैक्शन किसका चाहिए, गवर्नर का चाहिए। लेकिन जहां पे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेटिस्फैक्शन इज नॉट पर्सनल, इट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता गवर्नर का, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, तब गवर्नर उस पर एक्ट करेगा। मतलब ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इस पे जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए किसका होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा। इट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डिसाइड करेगा क्या डिस्क्रिशन में है और क्या नहीं है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 164 में है, मिनिस्टर को अपॉइंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या अदर मिनिस्टर होते हैं, उनको अपॉइंट करने का तरीका किसमें दिया, आर्टिकल 164 में। तो इसके थ्रू आर्टिकल 164 हम लोग पढ़ लेंगे। देखो आर्टिकल 164 क्या कहता है, लेट्स चेक इट। आर्टिकल 164 कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। चीफ मिनिस्टर जो होगा वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, हमें पता है। लेकिन क्या गवर्नर किसी को भी करेगा, नहीं, ये रूलिंग पार्टी, मतलब आई एम नॉट सेइंग रूलिंग पार्टी, आई एम सेइंग कि जो पार्टी जीत गई है उसको अपॉइंट करेगा ना, उसी के हेड को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, किसके एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। सबको पता है चीफ मिनिस्टर जिसको कहेगा गवर्नर उसी को अपॉइंट करेगा। स्ट्रेंथ कितनी होती है, टोटल स्ट्रेंथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होगी उसका 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को मिला करके। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम जो भी, मतलब ओवर प्लस चीफ मिनिस्टर, ये दोनों मिला के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते टोटल स्ट्रेंथ जो होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उससे, है ना। एमएलए जो होंगे उनकी टोटल स्ट्रेंथ से 15% से ज्यादा नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, और 12 से कम भी नहीं हो सकते। ये कैसे, किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 91st अमेंडमेंट 2003। फिर कुछ जगह पे ट्राइबल अफेयर्स भी हैं, जैसे हम देखते हैं कि कहीं पे ट्राइब्स ज़्यादा हैं तो उनको ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। और बिहार को निकाल दिया गया था 2006 में, क्योंकि ये पाया गया कि वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो कम है ना, इसलिए। इसके बाद अगर कोई मिनिस्टर डिफेक्शन के थ्रू बाहर होता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, तो फिर वो अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एंड दिस इज एडेड थ्रू 2003 91st अमेंडमेंट एक्ट। 91st अमेंडमेंट एक्ट से ये भी हुआ, और यहाँ पे भी 12 से कम नहीं होने चाहिए, ये भी 91st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के, मतलब सबको एक साथ क्विट करना है और सबको एक साथ आना है, ठीक है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर, प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक होल्ड ऑफिस करेंगे। इसका मतलब क्या ये गवर्नर कभी भी निकाल देगा, बिल्कुल नहीं। गवर्नर जो है तभी निकाल सकता है जब उसको चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे कि आप इस पर्टिकुलर मिनिस्टर को निकाल दीजिए। फिर गवर्नर एडमिनिस्टर ओथ ऑन ऑफिस ऑफ सीक्रेसी भी कौन दिलाता है मिनिस्टर्स को, गवर्नर दिलाते हैं। इफ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 मंथ, अगर 6 महीने के लिए कोई मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो उसको मिनिस्टर के पद से हटा दिया जाता है। मान लीजिए किसी को अपॉइंट कर लिया गया कि आप चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बन जाओ, और वो 6 महीने तक जो है वो, मतलब वहां का मेंबर ही नहीं बन पाया, ठीक है, तो क्या होगा, उसे हटा दिया जाएगा टू बी अ मिनिस्टर। मतलब मिनिस्टर तो बन गया, बट 6 महीने तक वो मेंबर नहीं बन पाया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसे क्या किया जाएगा, मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया जाएगा, सीज टू बी अ मिनिस्टर, मतलब हटा दिया जाएगा। सैलरीज कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है सैलरी। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ये दो चीजें आती हैं। चलो, ये हम लोग का हो गया कि किस तरह से हम जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। नाउ इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स के बाद जो है हम लोग के पास आता है ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स बचता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 164 ये बचता है, एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बचती हैं मिनिस्टर्स की क्या क्या हैं, एंड ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स हमें डिस्कस करना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा इस लेक्चर को नहीं बनाना चाहता। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।